हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम केमिस्ट्री के बारे में पहले भी वीडियो में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और आवर्त सारणी के बारे में ये सब मैंने आपको पहले बताया था। तो आज हम उसी वीडियो को हम आगे करेंगे, लेकिन जिससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि दोस्तों मेहनत कर लो, क्योंकि ये दुनिया मेहनत नहीं देखती, ये दुनिया आपका रिजल्ट देखती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट अच्छा आता है। तो अब हम हमारे टॉपिक को आगे करेंगे। तो मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताया था। मैंने आपको दो तरीके से बताया था। एक तो मैंने आपको किससे बताया था, एक तो मैंने आपको बताया था मास्टर ट्रिक से। किससे बताया था, मास्टर ट्रिक से। और एक मैंने आपको बताया था नॉर्मल सूत्र से। एक मैंने आपको कैसे बताया था, ये वाला आपको याद होगा, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था कि ये वाला तीर है, ये वाला तीर में पहले आपको क्या है कि 1s में इलेक्ट्रॉन बने, ये मैंने आपको बताया था। जिसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाले तीर ऐसे ऐसे आने चाहिए, तो बाद में आप किस में इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2s में। जिसके बाद में 2p को काटते हुए 3s में आएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, बाद में 2s में, बाद में 2p, बाद में 3s। अब आगे और ऐसे काटते जाओ। अब आगे काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5s। तो मैंने ये वाली ट्रिक भी आपको पहले बताई हुई है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हो। तो आज हम उसी को आगे करेंगे कि एस है, एस की आकृति है या स्टेप है वो कैसी होती है। जो पी कक्षक होते हैं उसकी आकृति स्टेप कैसी होती है, जो डी कक्षक होते हैं उसकी आकृति स्टेप कैसी होती है, वो सभी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, इतना इतना मेरा आपका पहले से बताया हुआ है। अब आगे देखो, इतना तो हम पहले से बताया हुआ है। आज मैंने एक कंपाउंड लिखा है ये वाला, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालेंगे। जिससे पहले हम सीएफटी होती है ना, सीएफटी, ये जो 11वीं क्लास जहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये 11th से लेकर 12th में बीएससी एमएससी सभी में चलती है। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एस है। एस कक्षक की स्टेप आपको दिख रही होगी, ये गोलाकार होती है, दिख रही है ना। तो एस कक्षक की स्टेप, एस कक्षक की संरचना है वो आपको इजिली, आपको आसान से याद हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें एस कक्षक में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आप ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये जो एक कक्षक है, इस कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर लोगे। ये एस की, जो एस कक्षक होता है उसकी क्या है, संरचना है। आई बात समझ में। जिसके बाद में मैंने आपको बताया था पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब इसमें देखो, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पी वाला, अभी मैंने आपको बताया 2p। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। पी 1s 1p तो कभी होता नहीं, 1s 2s 2p बाद में होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें संरचना पाई जाती है पी एक्स पी वाई पी जेड। तो मैंने आपको ये क्या कहा था कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, बताया था मैंने कि इसमें क्या भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती है, ऐसी। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें चार्ज भी पाया जा सकता है। मान लो कि एक संरचना ऐसी है तो दूसरी यहाँ पे हो सकती है, तो ये इसको ओवरलैप करती हुई, यानी कि ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई ये संरचना पाई जाएगी। ये थी पी कक्षक की बात। अब आई डी कक्षक की बात। ये दो तो है इजी। अब डी कक्षक ये क्या है, थोड़ा सा हार्ड। अब डी कक्षक में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है कि इसमें 5 कक्षक पाए जाते हैं। आपको उस दिन भी मैंने बताया था डी कक्षक में देखो कितने कक्षक पाए जाते हैं, ऐसे 5 कक्षक पाए जाते हैं, बताया था। कौन कौन से बताए थे, डी एक्स, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हो गए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ये किसकी बात है, ये डी कक्षक की बात है। कौन से कक्षक की, डी कक्षक की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको एस में बताए थे। तो 5 कक्षक में तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10। 5 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात आपको पहले से बताई हुई है। अब देखो, हम संरचना बनाएंगे, पहले डी एक्स वाई की बनाएंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई की संरचना देखो पहले आप। अब डी है, डी तो हमारा कक्षक है, तो हमें संरचना बनानी किसकी है, एक्स और वाई की, क्योंकि डी तो हमारे पास कक्षक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है डी तो कक्षक है। अब देखो, हम
जब अक्स बनाते हैं या हम जब हम 10th क्लास में जो मैथ में हम ग्राफ लेते हैं तो उसमें दो दो कक्षक हमारे ऐसा लिखे हुए आते हैं, एक्स और वाई, ये वाले सिरे लिखे हुए आते हैं। अगर नहीं आते तो आप क्या करते हो, इसको मानते हो। एक्स और वाई कक्षक आप क्या करते हो, मानते हो, जो मैंने मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सिस और गुजरेगी, और वो एक्सिस कौन सी होगी, जिसे हम डॉट डॉट से दर्शाएंगे, और वो एक्सिस क्या होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जेड। ठीक है, अब एक्स और वाई का मतलब क्या है, एक्स और वाई का मतलब ये हुआ कि जो ये एक्स और वाई है, तो एक्स तो ये रहा और वाई ये रहा, तो ये जो दो एक्सिस हैं इस पे क्या है, मैंने अभी आपको बताया पी कक्षक की पाली होती है, डी कक्षक की भी होगी तो पाली है तो श्योर है। लेकिन एक्स और वाई, एक्स की जो ये जो सीधी संरचना ऐसे आ रही है और वाई की ऐसे जा रही है, इन दोनों पे ऐसी वाली पाली नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि एक्स और वाई है, आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा, तो हम उसमें देखेंगे कि इसमें क्या फर्क है। अब देखो मैं ऐसे ऐसे बना देती हूँ, एक तो मैंने ऐसे बना दी, ये तो अक्स की होगी, अक्स की हुई, तो ये क्या है, अक्स के ऊपर आई नहीं आई, क्योंकि एक तो जेड पे गई और एक ये नीचे माइनस जेड पे गई। क्योंकि आप क्या करते हो, इस साइड वाली संख्या अगर मान लो कि प्लस है तो आप ग्राफ के इस साइड वाली क्या करोगे, माइनस वाई मान लोगे। अगर प्लस एक्स है तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस एक्स है, और ये वाला प्लस जेड है अगर मान लो तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस जेड। तो ऊपर प्लस जेड में है तो नीचे क्या आई, माइनस जेड में आ गई। अब हमें वाई की भी दिखानी है, वाई की दिखाएंगे तो क्या करेंगे, इस साइड दर्शाएंगे तो वाई पे आ जाएगा, और इस साइड दर्शाएंगे तो एक्स पे हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पाली बना देंगे, बना दी। तो अब किस पे नहीं आई, एक्स और वाई, ये दोनों एक्सिस टल गई, तो ये क्या थी, डी एक्स वाई की संरचना। अब ऐसे ही हम डी वाई जेड की संरचना बनाएंगे। यहाँ पे देखो डी वाई जेड की, अब आना किस पे नहीं चाहिए, जो ये पाली है ये आनी किस पे नहीं चाहिए, वाई और जेड पे। तो हमने जहां पे हमने जेड मानना है, एक्स माना है, वहां पे हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। तो वाई का तो वाई आ गया, प्लस का वाई, और जहां पे हमने एक्स माना वहां पे क्या मान लेंगे, जेड, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का जेड, ये मान लिया। अब मैंने एक रेखा दर्शाई थी, वो रेखा कौन सी थी, जेड। तो अब जेड तो हमने मान ली, तो जो दर्शाएंगे वो रेखा कौन सी होगी, एक्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक रेखा दर्शा रही हूँ, और वो कौन सी रेखा हुई, अक्स। क्योंकि हमने जेड और वाई मान लिया, तो हमने अक्स तो नहीं माना, हमारे पास क्या बचा, अक्स बचा, तो ये अक्स हमारे पास आ गया। अब देखो कि वाई वाला आपको छोड़ना है और जेड वाला आपको छोड़ना है, तो ये दोबारा से क्या होगी, एक तो अक्स पे आ गई और एक किस पे आ जाएगी, एक इनके अक्स और जेड के, सॉरी वाई और जेड के बीच से निकल जाएगी, निकल गई। ये किसकी संरचना होगी, डी वाई जेड की। अब हमने इन दोनों की तो बात कर ली, अब एक तो ये बच गया, ये तो सेम इनकी तरह ही होगा। अब देखो पहले इसकी बना लो, इसकी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हमने एक जो वाई माना है उसकी जगह हम अब क्या मान लेंगे, हमने ये वाला शुरुआत में हमने क्या माना था, एक्स, और ये वाई है, इसकी जगह मान लेंगे जेड, प्लस का जेड और प्लस का एक्स। तो अब क्या है कि अब इन दोनों अक्षों पे नहीं आना चाहिए, इन दोनों अक्षों पे क्या है कि पाली नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो हमने एक लाइन है वो ड्रॉ की थी, और उस लाइन को अब हम क्या करेंगे, प्लस वाई नाम दे देंगे। ठीक है, प्लस वाई नाम देंगे तो क्या होगा कि एक तो पाली है जो प्लस वाई से लेके माइनस वाई तक, और एक क्या है, एक्स और जेड के बीच से होती हुई ऐसे आई है बात समझ में। ये तो थी 3 पालियों की बात, जिसके ऊपर क्या नहीं था, स्क्वायर नहीं था, हुई इतना की बात। अब बचा क्या, अब बचा डी एक्स स्क्वायर वाई और डी जेड स्क्वायर। अब देखो कि इनका क्या होगा, अब इनको तो मिटाओ और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखो। अब देखो पहले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब मैंने पहले जब एक्स और वाई बनाया था तो मैंने कैसे बनाया, ऐसे मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस वाई। यहाँ पे मैंने एक रेखा ड्रॉ की और उसको क्या कहा, प्लस जेड और माइनस जेड। जब मैंने डी एक्स वाई की बात की तब मैंने ये वाला बताया और ये वाला बनाया, जब मैंने एक्स और वाई की बात की।
अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। क्या आया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो आपको क्या करना है, जब स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस की जो लाइन दी गई है आपको क्या करना है, उसी के ऊपर से पाली क्या करनी है, निरूपित कर देनी, जैसे मैंने कर दी। अब बची बात वाई की, ये लो, ये वाई की लाइन से निरूपित कर दी। जबकि क्या था कि एक्स और वाई पे अगर स्क्वायर नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है कि हमें जो दिया गया है उस एक्सिस को हमें क्या करना है, छोड़ना है। उस एक्सिस पे हमें क्या करनी है, पाली नहीं बनानी है। इतनी हुई बात। अब डी जेड स्क्वायर आ गया सीधा। अब आप बोलोगे कि डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर कहाँ गया। अब डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया, डी जेड स्क्वायर। वो कैसे बनाया, वो यहाँ पर देखो, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अभी मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने क्या बनाया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे रखा है अगर, तो एक्स के ऊपर पहले आ गई, वाई है तो वाई के ऊपर आ गई। तो अब यहाँ पर क्या है, डी वाई स्क्वायर, तो ये वाई है, वाई के ऊपर पाली आ गई, और ये क्या है, जेड है तो जेड के ऊपर पाली आ गई। इतना हुआ, ये हुआ डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का। अब देखो डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर यानी एक तो एक्स पे आएगी और एक जेड पे। इतनी बात हुई आपको समझ में। अब देखो, अब हम इन दोनों को मिलाकर के और डी जेड स्क्वायर कहेंगे, क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि इन दोनों को मिलाकर डी जेड स्क्वायर कैसे कहेंगे, वो आप देखो, वो हम देखेंगे कि ये है डी। अब हम इन दोनों में से हम पाली क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन पाली इसमें वाई स्क्वायर और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर। इसमें वाई स्क्वायर और इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इसमें जेड है इसमें जेड है, तो ये जेड जेड एक्सिस है, ये क्या करेंगे, दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये क्या करेंगे, दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे। वरना हम पाली कैसे बनाते हैं, हम जो नॉर्मल पाली बनाते हैं वो ऐसे ऐसे बनाते हैं। लेकिन ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेंगे, तो जिसके बाद में इसके जो सेंटर में एक बिंदु दर्शाया गया है वो बिंदु इसीलिए है, ये बिंदु इंगित कर रहा है कि इनके पीछे क्या है, ये हमें दो पाली दिख रही है, दो इनके पीछे दो और क्या है, दो और पाली है। ठीक है, तो इसलिए हम डी जेड स्क्वायर लिखते हैं। कभी आपने डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा। आपको इतनी बात है समझ में, ये हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे उसमें थी। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने हैं, और जो हम पढ़ते हैं CFT, तो CFT का ही ये टॉपिक है। और CFT की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT की फुल फॉर्म क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब CFT है, उसी से हम जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा, उसी से जो एनर्जी निकलेगी, जो कक्षकों के विपाटन से जो एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, CFSE की फुल फॉर्म होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अब हम थोड़ा CFT के बारे में, CFSE के बारे में देखेंगे। देखो कौन सा कक्षक नीचे आएगा और क्यों आएगा। ये देखो डी कक्षक है, उसी का विपाटन होगा, तो उसी का विपाटन होगा, तो इसमें ये 5 कक्षक है। इन पांचों में से कौन से कक्षक नीचे आएंगे, कौन से ऊपर, ये देखो। अब देखो यहाँ पर मान लो कि ये मैंने क्या कहा कि जो डी कक्षक होंगे वही क्या करेंगे, उन्हीं में विपाटन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जिसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा, वो क्या होगी, बढ़ेगी। हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कक्षक है। अब हम इन कक्षकों को थोड़ी ऊर्जा देंगे तो ये कक्षक क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये 5 कक्षक क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंच गए यहाँ पर। अब क्या होगा कि इन कक्षकों में और अधिक ऊर्जा लगेगी, जितनी ऊपर जाएंगे उतनी अधिक क्या होगी, ऊर्जा लगेगी, और ऊर्जा लगेगी उससे क्या होगा, विपाटन हो जाएगा। विपाटन कैसे होगा, आप देखो ये तो मैंने आपको पहले से बताया है, ठीक है।
अब ये एग्जाम्पल है, ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, आपको बाद में बताएंगे, एक बार थोड़ा ये समझ लो। ये एग्जाम्पल मिटाना पड़ेगा ऐसे। अब देखो, अब इसमें ये 5 कक्षक है, तो इसमें कौन से कक्षक ऊपर आएंगे और कौन से नीचे जाएंगे, ये देखो। ये डी जेड स्क्वायर यहाँ पे नीचे लिखेंगे, यहाँ पर डी जेड स्क्वायर। अब इन कक्षकों को यहाँ पे एनर्जी दी गई, तो ये क्या हुए, इनका विपाटन हो गया। और इनका विपाटन होने से क्या हुआ कि 2 कक्षक तो ऊपर चले गए और 3 कक्षक क्या हुए, नीचे आ गए। 3 कक्षक नीचे आ गए। अब नीचे कौन से कक्षक आए, जो शुरुआत के जो 3 कक्षक थे, जो शुरुआत के 3 कक्षक थे वो क्या है, नीचे आ गए। नीचे कौन से कक्षक आए, देखो डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई है यहाँ पर, और डी एक्स जेड। अब जो 2 बच गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या हुए, ये ऊपर चले गए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब इन दोनों के अंतराल ये था, मान लो कि इनको जो पहले ये वाले कक्षक थे, इनको थोड़ी ऊर्जा मिली, ये थोड़े ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद में इसको और अधिक ऊर्जा दी गई, तो क्या हुआ, इसमें विपाटन हो गया, तो 3 कक्षक नीचे आ गए। तो मान लो कि समान क्षेत्र क्या था, ये मान लो कि समान क्षेत्र ये है, तो मान लो कि विपाटन से थोड़े कक्षक नीचे चले गए, 2 कक्षक ऊपर चले गए, तो इससे जो नीचे कक्षक जाएंगे तो क्या होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। मान लो कि आपके पास एनर्जी है, तो आप क्या करोगे, आपको कम एनर्जी चाहिए तो आप क्या करोगे, थोड़ी एनर्जी रिलीज करोगे। तो अगर ये वाले कक्षक आपको देखे जाए, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, -2/5, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और ये ऊपर वाले हैं, ये क्या है, ये एनर्जी लेंगे, इनके पास एनर्जी कम थी, यहाँ तक की एनर्जी इनमें थी, लेकिन इसमें विपाटन के कारण इसमें एनर्जी ज्यादा हुई, तो ये एनर्जी क्या करेंगे, लेंगे, तो इसने एनर्जी ली। तो अगर ग्रहण की तो प्लस, और अगर रिलीज की तो माइनस। आपको ये याद रखना है कि इसने रिलीज की है, एनर्जी रिलीज की तो माइनस, और इसने एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट। अगर इसने एक्सेप्ट की तो क्या हुआ, इसमें क्या आया, प्लस चार्ज। इतना आपको समझ में आया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने से जो एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, शेफसी। शेफसी की परिभाषा देखो, विपाटन से जिन कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है, इसी दौरान जो एनर्जी निकलती है। क्या कहा कि जिन कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है विपाटन के दौरान, तो विपाटन कहाँ पे हुआ, यहाँ पर। और जिन कक्षकों की ऊर्जा में कमी होती है, कक्षकों की ऊर्जा में इन जो ये वाले 3 कक्षक है, इनकी ऊर्जा में कमी हुई, इनकी ऊर्जा में कमी हुई, तो इससे जो क्या हुआ, एनर्जी निकली। इस एनर्जी को क्या कहा, सीएफएससी। सीएफएससी ज्ञात करने का सूत्र भी है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिससे पहले आज हम एक एग्जांपल देखेंगे। अब देखो कि इन दोनों की जो एनर्जी है, उसको मिला के जो एनर्जी बनाई गई, उसे हम क्या कहेंगे, 10 DQ। अब इनकी जो विपाटन है, ये विपाटन हुआ, इसका विपाटन ये किसने समझाया, ये भी एक वैज्ञानिक है, जोन्स नाम के। उसने क्या कहा, उसने बताया कि एनर्जी विपाटन हुआ और इसे सीएफएससी, तो सीएफएससी की गणना जोन्स नामक वैज्ञानिक ने की। तो ये वाली है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में करें, लेकिन CO-NH3 पहले इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो कि 3+ है, तो NH3 है, वो उसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की, तो उसमें 0 6, और इस पे 3+ चार्ज है, तो 3+, तो ये कितना हुआ, ये तो 0 हो गया, तो 3+ 0 बराबर कितना हुआ, 3। तो कोबाल्ट है, उस पर कितना चार्ज हुआ, CO3+। इतना मेरा आपको बताया हुआ है। अब देखो CO3+, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो मैंने एक तो आपको कैसे बताया था कि पहले आप कोबाल्ट का निकालो या CO3+ का निकालो। तो कोबाल्ट है वो कितने नंबर पे आएगा, 27 नंबर पे। तो भरना शुरू करो, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 4p 6। अब देखो कितने हो गए, 2 और 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 6 26 हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है तो 27 पे, लेकिन इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन घटाने, ठीक है।
यहाँ पे 3D में आ जाएगा एक कक्षक। अब हो गए क्या, 6 4 10, 6 4 10 20, हाँ हो गए। लेकिन ये तो क्या हुआ, कोबाल्ट का हुआ, ये क्या हुआ, कोबाल्ट का। लेकिन CO3+ का चाहिए हमें, क्या क्या चाहिए, CO3+ का। तो 3+ का चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे ये, तो एक तो डी कक्षक से ले जाएंगे, और बाद में ये 4s2 3d7, 4s2 4 4 6 से पहले 3D आएगा, 3D7 आएगा यहाँ पर, 3D7। तो अब 3D7 है, उससे 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो मैंने आपको पहले क्या कहा था कि इनसे पहले जो अक्रिय गैस आती है वो लिख लो। तो कोबाल्ट से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, आर्गन आती है। आर्गन कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आती है, 18 नंबर पे आती है। 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकलेंगे, तो ये जोड़ दो, तो 18 के बाद में 19 20 और 21, तो बचे कितने, 6 बचे। तो क्या हुआ, 3D6, ये हो गया। अब देखो 18 3 21, 21 और 6 27, तो कोबाल्ट 27 नंबर पे आता, तो 27 हो गए। अब देखो कि अब हमें क्या करना है, ये वाला सूत्र अब हमारे काम आएगा। जो ये हमने डायग्राम बनाया, इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन किस में भरने हैं, डी कक्षक में। और ये वाला चार्ट किसका, डी कक्षक का। तो अब देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक दिन पहले भी कि हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, क्योंकि ये किसका नियम है, हुंड की बोलता का नियम है। तो मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो ये 5 हो गए, और एक ये 6। थोड़ी ऊपर गए, थोड़ी ऊपर जाके भी इसने क्या किया कि वही वाली शेप रखी। अब यहाँ पे देखो, अब इसके पास इतनी एनर्जी तो है कि ये यहाँ पे पहुंच गए। अब ये ऊपर कैसे जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये कि एनर्जी रिलीज कर देंगे, लेकिन इसके पास एनर्जी गेन नहीं हो पाएगी। गेन होगी कहाँ से, एनर्जी है ही कम, है कम। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजिली नीचे की ओर चले जाएंगे। नीचे की ओर जाएंगे तो देखो कैसे होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 3 और यहाँ पर हो गए, तो नीचे वाला फुली फिल हो गया। तो पहले ऊपर क्यों जाएंगे, जब पहले नीचे के कक्षक खाली हो तो नीचे आ जाएंगे। अब मान लो कि 7 इलेक्ट्रॉन होते, 7 इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर तो ऐसे हो जाते। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो क्या होता, एनर्जी लेके कहाँ जाता, ऊपर जाता। तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं कि जब मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन हो, तो आप क्या करोगे, पहले नीचे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। तो ये था CFT। अब हम CFS पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।